वेलनेस के एक नए एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम फिजिकल कंपोनेंट पर फोकस करेंगे एंड आई हैव विथ मी डॉक्टर रेशमा पाले, जो एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है। शी is in breast conservation surgery, modified radical mastectomy, needle localization of early cancers. She is associated with SEPI, Sir H.N. Lyons, and Apollo Spectra hospitals and has her own private practice at Dr. Pali Young Home at Prabha Devi. तो आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे शो में डॉक्टर। धन्यवाद पूनम। और मेरा पहला सवाल आपसे है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स ज्यादा देखते हैं, उनके लिए ये चैनल है। सो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी पोस्ट मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल औरतों को अभी किसी भी एज में हो सकती है। एक्चुअली पहले के जमाने में बड़े एज के पेशेंट्स को, लेडीज को ज्यादा होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि छोटी उम्र वाले पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आज की तारीख में 50%, मतलब आधे पेशेंट्स मेरे 50 के एज के नीचे हैं और आधे पेशेंट्स 50 के ऊपर है। सो पोस्ट मेनोपॉजल प्री मेनोपॉजल रिस्क इज ऑलमोस्ट इक्वल, दोनों ग्रुप्स में ये हो सकता है। और पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि मेनोपॉज का इसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है, कैंसर एक एज रिलेटेड प्रोसेस भी होता है, तो जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे बुढ़ापा बढ़ता है और टिश्यूज जो है बॉडी के अंदर चेंजेस जो आते हैं, उसमें उसमें कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना एज के साथ बढ़ती जाती है। ओके ओके। तो तो ऐसा नहीं कि 50 के बाद, मतलब 60 के बाद, 70 के बाद, 80 के बाद पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। मेरे पास तो 96 years old is the oldest patient that I have operated on of breast cancer, 96। oh my god, okay okay, so age is not आजकल related. क्या हो रहा है, ब्लड या हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बहुत सारी बीमारियां अभी कंट्रोल में आ रही हैं, दवाइयां हैं जिसके वजह से लोग ज्यादा जी रहे हैं। लेकिन ज्यादा जीने की वजह से कैंसर का रिस्क और थोड़ी और न्यूरोलॉजिकल बीमारी, जैसे न्यूरोलॉजिकल बीमारी, अल्जाइमर वगैरह, ये सारी चीजें फिर बढ़ रही हैं। जी ओके। तो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर का जो है, उसमें एक छोटी सी गांठ छाती में, स्तन के अंदर महसूस होगी। अब ये गांठ जो है जब छोटी होती है, फर्स्ट स्टेज में होती है, तब बिल्कुल दर्द नहीं देती। तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हाँ एक छोटी सी गांठ थी, 2-3 महीने पहले मेरा ध्यान गया था, लेकिन इसमें कुछ दर्द नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने कुछ किया नहीं उसके बारे में। एंड ये बात सुन के जैसे स्पेशली एल्डरली लेडीज में जब कोई मुझे ये बात कहे, या फिर उसमें से जो पेशेंट्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई हो, या फिर उन्होंने शादी होने के बावजूद बच्चों को दूध नहीं पिलाया हो। सो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत प्रोटेक्टिव रोल है ब्रेस्ट कैंसर में, और जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं उनका रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ओके अगर किसी के फैमिली में हो, पेशेंट्स कहेंगे मेरी नानी को था, मेरी मासी को था, या मदर को था, तो जो फीमेल रिलेटिव्स हैं अपने साइड के, अगर किसी को हो तो उसके वजह से भी रिस्क बढ़ जाती है। तो ये सिम्टम सबसे पहले इज अ पेनलेस लम्प। अगर हमें सर दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, उसका इलाज कराते हैं। लेकिन ये जो गांठ है, उसमें दर्द नहीं होता, इसलिए हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और जब वो दर्द देना शुरू कर जाता है, मतलब तब तक वो 3 या 4 सेंटीमीटर का हो जाता है। पहले गांठ एकदम छोटी, जैसे एक छोले या राजमा का दाना हो, इतनी छोटी होती है, जी लेकिन तब दर्द करती, और एक नींबू के साइज की हो जाती है, तब दर्द करना शुरू करती है, और फिर पेशेंट्स जाते हैं डॉक्टर के पास। तो कोई गांठ आपको महसूस हो लेकिन वो दर्द ना करे, तो भी चेकअप कराना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, स्किन यानी द ब्रेस्ट के ऊपर जो स्किन है, या आर्मपिट एक्जिला कहते हैं, वहां पे अगर जिस कोई चेंजेस नजर आए, मतलब आपको गांठ महसूस नहीं हो रही है लेकिन स्किन में कुछ चेंजेस हैं, जैसे स्किन अंदर खींच गई है, या निप्पल अंदर खींच रहा है, या फिर निप्पल में से कुछ पानी आ रहा है, स्पेशली लाल पानी या गुलाबी
भी पानी आना शुरू हो जाए, तो ये सारे लक्षण होते हैं। और इन सारे चेंजेस में, लंप हो, स्किन चेंजेस, निपल डिस्चार्ज, सारे चेंजेस में दर्द नहीं होता। तो डोंट वेट फॉर पेन इन एनी प्रॉब्लम इन द ब्रेस्ट। अगर पेन हो तो फिर एक्चुअली वो प्रॉब्लम हार्मोनल चीजों की वजह से है, अच्छा। और वो कैंसर नहीं होता। कैंसर के लक्षण एब्सोल्युटली पेनलेस है। ओके, ठीक है डॉक्टर। तो हमको क्या टेस्ट करना चाहिए, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या इमेजिंग टेस्ट हो या जीन टेस्ट हो, जिसके बारे में एज अ जब होने के पहले कुछ ऐसा रूटीन में होता है जो कर सकते हैं सब? सो सबसे पहले है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और स्वयं परीक्षण। तो हम पेशेंट्स को सिखाते हैं, एक चार्ट है, आप वो फॉलो करें, जिसको फॉलो करके आप अपने हाथ से अपने आप को चेक करने की एक आदत डालें। तो हर महीने, स्पेशली एल्डरली लेडीज, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज, अभी तो पीरियड नहीं आ रही है, तो आप महीने का एक तारीख, एक डेट फिक्स कर लें, और एक तारीख को मैं 5 मिनट दूंगी बेड में लेटे हुए या फिर शावर में स्नान करते हुए, लेकिन एकदम थरो चेकअप कि अपने हाथ से ब्रेस्ट के दोनों दोनों ब्रेस्ट के सारे साइड्स और आर्मपिट एरिया में आप चेक कर ले। सबसे पहले आईने के सामने खड़े रह के आपको देखना जरूरी है कि कुछ कोई चीजें चेंजेस अगर मुझे दिख रही है आईने में, जैसे निपल खींच रहा है, स्किन चेंज हो गए, तो ये सारी चीजें दिखने में भी आ जाती हैं। और दूसरा, हाथ से आप फील करें। तो ये देखना और हाथ से फील करने की अगर आप आदत डालेंगे, तो जो छोटी छोटी चेंजेस या सिम्टम जो मैं बता रही हूँ, जिसमें पेन नहीं है, और पेन तो ऑब्वियसली लेट स्टेजेस में होने वाला है, तो फर्स्ट अर्ली स्टेजेस में जब पेन नहीं है, तो वो सारे सिम्टम्स आप अपने आप पिकअप करेंगे। और जब आपको आदत है कि आप हर महीने अपने आप को फील करें, तो पेशेंट्स को आदत हो जाती है कि नहीं, ये मेरा ब्रेस्ट है, ये फील है मेरा, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट है, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट नहीं। तो उसमें से भी नई गांठ अगर बनने वाली है, तो वो आपके ध्यान में वहां पे जाएगी। अगर पेशेंट्स को आदत ही नहीं है, लेडीज को, कि अपने आप को चेक करे, तो जब तक गांठ मैंने जो बताई 3 सेंटीमीटर नींबू के साइज की हो जाती है, तब उनके ध्यान में ये बात आती है। और अगर वो अपने आप को चेक करे, तो 1 सेंटीमीटर छोटे राजमा के दाने के साइज की गांठ भी पेशेंट अपने आप से ही महसूस करके डॉक्टर के पास आते हैं। जी। फिर दूसरा टेस्ट है ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब अ डॉक्टर और अ नर्स शुड बी चेकिंग यू, सो दैट इज वंस अ ईयर। ओके। एंड मैमोग्राफी, तो ये दो चीजें आपको डॉक्टर के क्लिनिक में आके स्पेशलिस्ट के पास से चेक, अपने आप का 1 साल में एक बार चेकअप कराना है, और उसके साथ मैमोग्राफी करानी है साथ में। अभी एज 50 के बाद मैमोग्राफी और सोनोग्राफी, ये दोनों टेस्ट साथ में करने जरूरी है। और जी। अगर कोई पेशेंट एज 40 से नीचे हो, लेस देन 40, तो आप सिर्फ सोनोग्राफी कराएंगे। सोनोग्राफी मतलब वो जैसे जेली वाला जो टेस्ट होता है वो। जी। और मैमोग्राफी जो है, एक एक्सरे होता है, जो दोनों स्तन जो है ब्रेस्ट को एक्सरे मशीन में प्रेस करके वो एक्सरे के फिल्म्स निकलते हैं। अब पेशेंट्स कहते हैं, हाँ हमने मैमोग्राफी कराई 2-3 साल पहले, बहुत तकलीफ थी, बहुत पेन फुल था, अभी हमको और नहीं करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 3 साल पहले आपने करा लिया, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अभी वो ये साल आपने नहीं कराया तो मिस हो गए, पहली बात। दूसरी बात, पेन हाँ जरूर है, लेकिन अगर आपकी गांठ जो है मैमोग्राफी की वजह से, और आप अपने आप को चेक कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर जैसे राजमा के दाने की गांठ अगर डिटेक्ट हो जाती है, तो आप जब स्टेज 1 में हैं और आपका ट्रीटमेंट होता है, तो तभी आपका पूरा ब्रेस्ट निकालना जरूरी नहीं है, सिर्फ गांठ निकाल सकते हैं। आपको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक गोली, छोटी गोली दी जाती है। तो इतनी सारी जो पेनफुल चीजें हैं ना, बहुत, जिसमें हम ऑपरेशन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरा ब्रेस्ट निकाल रहे हैं, कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो ये सारी बहुत पेनफुल चीजों से हम बच सकते हैं, अगर हम छोटी सी तकलीफ साल में एक बार अपने आप के लिए सह लें। जी। ये बात लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि छोटी सी तकलीफ आप सह लीजिए, मैमोग्राफी करवा लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम से बाद में बचाने वाला है। जी। तो दीज आर द 3 थिंग्स: सेल्फ एग्जामिनेशन, स्वयं परीक्षण हर महीने, और डॉक्टर का चेकअप विथ मैमोग्राफी हर साल, मतलब साल में एक बार। ओके। कुछ जीन टेस्ट कर सकते हैं, आजकल काफी सुनने में आया है।
इसके बारे में? जीन टेस्ट जो है वो हम ओनली हाई रिस्क फैमिलीज में रेकमेंड करते हैं। मतलब अगर आपके फैमिली में स्पेशली समबडी इज डिटेक्टेड डायग्नोज बिलो एज 45, तो ओके। यंग एज वाले पेशेंट्स हैं, अगर एक या दो ब्रेस्ट एंड और ओवेरियन कैंसर, सो ब्रेस्ट एंड ओवेरियन इज लिंक टू ईच अदर, जी। सो मम्मी के साइड में स्पेशली मम्मी, नानी, मासी, मासी की बेटी, दो पेशेंट्स को ब्रेस्ट या ओवेरियन हुआ है, तो अगर somebody is detected with something called triple negative cancer, मतलब हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव कैंसर, तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं ये हाई रिस्क कैटेगरी में होते हैं, और फिर ये हाई रिस्क फैमिलीज में जीन टेस्टिंग करते हैं। नॉर्मली रूटीन पॉपुलेशन में, जैसे अगर आपके फैमिली में किसी को नहीं हुआ हो और ये सारे रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, जी। तो देन जीन टेस्टिंग डजंट हैव मच एप्लीकेशन। ओके। ओनली हाई रिस्क फैमिलीज में ये करते हैं। ओके। ओके। और अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं? सो ट्रीटमेंट इज एज पर स्टेज। स्टेज 1 में गांठ 2 सेंटीमीटर से नीचे है। स्टेज 2 एंड 3 इज 2 to 5 सेंटीमीटर विद और विदाउट लिम्फ नोड्स। ओके। एंड स्टेज 4 मतलब सब जगह स्प्रेड हो चुका है ऑलरेडी, दूसरे ऑर्गन्स में जैसे लंग, लिवर, बोन्स। जी। अब स्टेज 4 की बात करेंगे तो अगर स्प्रेड हो गया है सब जगह, तो ऑपरेशन का कुछ फायदा नहीं हो सकता। सब जगह थोड़ी ना ऑपरेशन कर सकते हैं, लंग में स्पॉट है, लिवर में, उसके वजह से फिर इंजेक्शन से कीमोथेरेपी चढ़ाना और वो लोकल एरिया को थोड़ा थोड़ा रेडिएशन देना, ये ही दो ऑप्शन बच जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट 1 to 3 स्टेज में है, तो ऑपरेशन हो सकता है गांठ निकालने के लिए, और फिर एज पर स्टेज, स्टेज 2 और 3 में कीमोथेरेपी दिया जाता है। रेडिएशन अगेन, जब अगर हम पूरा ब्रेस्ट, दैट इज मैस्टेक्टमी और मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी एज इट इज कॉल्ड, रिमूविंग द होल ब्रेस्ट, अगर ये ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जो आपने इन द बिगिनिंग यू सेड व्हाट आई एम स्पेशलाइज्ड इन, और नीडल लोकलाइजेशन, सो ये सब चीजें अगर ब्रेस्ट बचानी है, ब्रेस्ट बचाना है, तो फिर उसके लिए जो अफेक्टेड पार्ट है, उस जिसमें छोटे छोटे स्पॉट्स में कैंसर है, उतना ही निकल जाएगा। बाकी के ब्रेस्ट को हम रेडिएशन देके, रेडिएशन के सेक से वो अंदर का टिश्यू पूरा जला देते हैं, स्लो रेडिएशन ओवर 1 मंथ, ताकि पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत फिर नहीं है। तो जब पेशेंट्स, अभी अगर आप कहेंगे कि मेरे पेशेंट्स 50%, मतलब आधे पेशेंट 50 के एज से कम है, तो इस एज में या इवन 50, 60 और 70 के एज तक, वाई शुड अ वुमन लूज हर ब्रेस्ट? क्योंकि ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट फीडिंग का काम तो है नहीं, वो ब्रेस्ट फीडिंग का मोस्टली हो गया होता है बाय द टाइम ये सारी बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन एक शरीर का भाग है। आजकल लेडीज बहुत ही एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, तो एक बॉडी इमेज जो होती है एक औरत की, उसके लिए ब्रेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम रेडिएशन के मशीन से ब्रेस्ट बचा सकते हैं, और उतनी ही सेफ्टी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, वो पुराने ख्यालात से चलते हैं, नहीं नहीं आप डॉक्टर साहब मेरा ब्रेस्ट पूरा निकाल दो न, क्योंकि नहीं तो फिर बीमारी वापस आ जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। सो ये पुराने जो विचार हैं वो हमको बदलने जरूरी है, क्योंकि जब लम्प्स निकाल के हम रेडिएशन लेते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो वन एंड द सेम है। मैं पूरा ब्रेस्ट टिश्यू शरीर में से निकाल के बाहर कर दूं, या जो सेल्स बचे हैं उसको रेडिएशन से मैं जला दूं, तो एंड ऑफ द डे वो सेल्स में जान ही नहीं बची है, तो उसमें बीमारी वापस नहीं आएगी। सो द जी। इफेक्ट इज, बट टुडे वी हैव टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प अस। अगर हमारे पास लेटेस्ट मोबाइल फोन्स है कि मैं आपके साथ, आपके पास, आपको बिना मिले मैं ये सारी बातें आपके साथ कर रही हूँ, या हमारे पास इतनी लेटेस्ट गाड़ियां हैं आज, ऑटोमेटिक भी गाड़ी अपने आप ही चल देती है, टेस्ला टेक मी होम कह दिया तो टेस्ला लेके जाती है। सो इफ टेक्नोलॉजी हैज एडवांस टू दिस लेवल, तो then we have to accept the technology advances in cancer treatment also. जी। Then we cannot say 20 साल पहले, 30 साल पहले जो ट्रीटमेंट चल रहा था वही आप ट्रीटमेंट आज करो, ऐसे नहीं हो सकता। सो रेडिएशन मशीन ऑल्सो आर वेरी मच एडवांस, इवन टू द एक्सटेंट कि कोविड में जब नॉर्मल प्रोटोकॉल वो 17 डेज, 20 डेज, कि आप 20 डेज हॉस्पिटल जाके रेडिएशन ले लीजिए, जी। 20 डेज पेशेंट्स के लिए जाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, तो कोविड में some protocol is reduced now to even 5 days. ट्रू। So
it got reduced so that patients घड़ी घड़ी they were scared to go to the hospital to even take the radiation treatment. कोरोना है, मुझे अगर कोरोना की बीमारी हो गई तब क्या करेंगे? But all these protocols were formed after a lot of studies. ऐसे नहीं कि ये कोई भी चीज जो है ना हम ऐसे ही बोल रहे हैं. जी द साइंस बिहाइंड ऑपरेशन करना है, कौन सी स्टेज में कीमो लेना है या कौन से पेशेंट को रेडिएशन जरूरी है. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज हार्मोनल टैबलेट्स. हार्मोनल टैबलेट्स दे सकते हैं हम. और अभी फिफ्थ ऑप्शन में वी हैव गॉट टारगेटेड थेरेपी. तो एक HER2 रिसेप्टर होता है एंड वेरी वेरी स्पेसिफिक HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव पेशेंट्स वी गेट टारगेटेड थेरेपी. सो कौन से पेशेंट के लिए क्या, ये 5 चीजों में से क्या क्या सुटेबल है वो पेशेंट्स के सारे रिपोर्ट्स देख के ही हम डिसाइड करते हैं. वो हर एक पेशेंट के ऊपर अलग अलग होता है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर इज इसके पीछे बहुत साइंस है. ऑलमोस्ट 10-10 हजार 1 मिलियन पेशेंट्स की स्टडी करने के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं कि ये करना सही है, ये करना सही है. सम स्मॉल ट्रीटमेंट आप सर्जरी से बचने के लिए, कीमोथेरेपी की तकलीफ बचने के लिए आप कोई गोली ले लो, कोई आयुर्वेदिक वगैरह ट्रीटमेंट ले लो जिसका साइंस देयर इज नो डेटा रियली टू बैक दैट जी ट्रीटमेंट. एंड वो उसमें आप शॉर्टकट ले रहे हैं कि नहीं मुझे सर्जरी नहीं करानी, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे कीमो नहीं लेनी, इसलिए मैं ये कर रही हूँ. और वो करने से क्या हो रहा है, बीमारी शरीर में बढ़ रही है. बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कैंसर इज नॉट अ स्मॉल डिजीज, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम. कैंसर मतलब वो सेल्स के अंदर बहुत पावर है ग्रो होने के लिए. और वो इतना ज्यादा जो पावर है उसको हम ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन जैसे स्ट्रॉन्ग चीजों से ही मार सकते हैं. जी लेकिन ये स्ट्रॉन्ग चीजें यूज करने के बावजूद ऐसा नहीं है कि हम आपके शरीर को भी उतनी ही तकलीफ दे रहे हैं. हम आज ऑपरेशंस जो है वो छोटे ऑपरेशंस कर रहे हैं. हम रेडिएशन का भी डोज अभी धीरे धीरे कम कर रहे हैं. और कीमोथेरेपी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो उसका भी जो है इफेक्ट आता है बॉडी पे. बट पहले के जमाने में बहुत ज्यादा नौशिया, वॉमिटिंग होता था, बहुत वीकनेस आती थी, WBC काउंट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते थे, WBC काउंट ड्रॉप होता था. तो जी ये 3 चीजें काउंटर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वी हैव गॉट वेरी गुड मेडिसिन. जी सो नौशिया, वॉमिटिंग, लास्ट अभी मैं 20 साल से ट्रीटमेंट कर रही हूँ. सो नौशिया वॉमिटिंग वाले मेडिसिन में बहुत फर्क आ गया है, इम्यूनिटी वाले मेडिसिन में फर्क आ गया है. तो ओवरऑल कीमोथेरेपी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी पहले होती थी. हाँ, बाल झड़ने वाले हैं, वो झड़ने, उसको अभी तक कोई इलाज नहीं है उसका कि बाल ना झड़े कीमोथेरेपी लेने के बावजूद. बट आई ऑलवेज फील कि बाल बहुत छोटी बात है. आपके बिल्कुल बाल चले जाएंगे, वो 6 महीने में वापस भी आ जाएंगे. जी लेकिन अगर कीमोथेरेपी और ये ट्रीटमेंट करने की वजह से हम आपकी जिंदगी आपको वापस दे रहे हैं, जी आपको हम कैंसर फ्री लाइफ अगर दे सकते हैं, जिसके वजह से आपकी डायग्नोसिस होने के बावजूद इसके बाद भी फिर भी आप 20 साल आराम से जिएंगे, आपको इस बीमारी से तकलीफ नहीं होगी, ये बीमारी नहीं आने वाली है वापस. तो अगर ये अश्योरेंस आपको आपके डॉक्टर दे रहे हैं तो उसकी वजह से कीमोथेरेपी की तकलीफ थोड़ी बहुत झेलने के लिए 3 से 4 महीने जो लगेंगे उतना तो हमको करना पड़ेगा, जिसके वजह से ही ट्रीटमेंट पूरी तरह से ठीक हो सकता है. और ये सब अगर नहीं चाहिए तो फिर मैमोग्राफी, सेल्फ एग्जामिनेशन, बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ, मैं हर साल अपने टेस्ट कराऊंगी. अगर कोई होने वाली है बीमारी तो एकदम फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगी. तो ये अगर फॉलो कर लेते हैं हम तो फिर कीमोथेरेपी का तो सवाल ही नहीं है. आई मीन स्टेज 1 पेशेंट्स, especially 1A up to 1 centimeter or even 2 centimeters, we don't need to give chemotherapy. ओके And just as you were asking about some genetic tests, so after a patient is detected, lumps है, lump निकल गए, lymph node में बीमारी नहीं है, तो there are few additional tests now which we do to see कि ये ट्यूमर के अंदर जो बायोलॉजी है, जी the other cells, good biology, bad biology, मतलब वो सेल्स के अंदर स्पीड जो है वो ज्यादा स्पीड है या कम स्पीड है. तो जी कीमो बचाने के लिए नाउ देयर आर सम न्यू स्पेसिफिक टेस्ट व्हिच हैव कम, व्हिच कैन बी डन टू डिसाइड सच में कीमो देना है कि नहीं. तो ऑपरेशन के बाद हम लम्प्स निकालते हैं, उसके ऊपर एडिशनल टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि सारे पेशेंट्स को कीमो देना जरूरी है कि इसमें भी हम थोड़ा सा और सेपरेट कर सकते हैं स्पेशल क्राइटेरिया पेशेंट्स who can do without chemo but we are safe. जी कीमो ना देने की वजह से भी आप, मैं
आराम से सो सकते हैं. We don't want that stress that the cancer is going to come back. So जी these specialized genetic tests are very costly. In fact, the most effective, most reliable test is called Oncotype DX, जो अमेरिका में ही होता है, अभी तक इंडिया में नहीं आया. एंड इट कॉस्ट 3 लाख रुपीज. सैंपल यहाँ से वहां भेजा जाता है. जी बट इट इज लाइक मेडिकल फील्ड वी कॉल इट लाइक अ बाइबल. कि उस वो ऑन्कोटाइप डीएक्स टेस्ट अगर आपका जो लो आता है तो उसके ऊपर हाथ रख के मैं कह सकती हूँ यस आप कीमो मत ले लो, कुछ भी नहीं होगा. But so that reliable test is still we don't have in India. जी Slightly somewhere close to that now in this year, one new test has been released called CanAssist, which costs around 70,000 rupees. ओके So it has about 90% reliability compared to the Oncotype DX. तो अगर 3 लाख नहीं बहुत ही बड़ी रकम हो जाती है, तो अभी इंडिया में एक टेस्ट अभी नया आया है जिसके भरोसे भी हम कह सकते हैं कि आप ये टेस्ट करा लीजिए. जो लम्स हैं जो 1-3 सेंटीमीटर ब्रेस्ट में है, लेकिन अभी तक लिम्फ नोड्स तक बीमारी नहीं गई है, लिम्फ नोड नेगेटिव पेशेंट्स, तो उनके लिए भी अभी एक नया ऑप्शन है, जेनेटिक टेस्ट कॉल्ड कैनसिस, वो भी करवा सकते हैं कीमो बचने के लिए. ओके तो all these things the doctor can do or the specialist can advise you, but आपको जब गांठ या कोई निपल में तकलीफ या स्किन में चेंजेस नजर आते हैं तो आपको सबसे पहले घर से बाहर जाके डॉक्टर को दिखाना है. जी. तो आज आपने इतने कम टाइम में इतनी सारी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन हम सबको दिया है. मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बिल्कुल डरिए नहीं. जैसे डॉक्टर ने आज हमें एकदम क्लियरली समझाया है कि अगर अर्ली स्टेज होता है, अगर आप अवेयर है हर महीने अपने एग्जामिनेशंस करके स्तन के, तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है बिना संकोच तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, तो इशू एकदम इजीली हैंडल हो जाएगा. राइट डॉक्टर? Yes, definitely. Okay. Thank you so much for your time and all this wealth of information that you have shared. And cheers to wellness. Cheers.